नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में यानी राजधानी देहरादून में हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बैठक में निकायों में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, यानी जो नगर निकाय के चुनाव हैं उन पर भी बैठक में मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री धामी इस बैठक की अध्यक्षता करने में लगे हुए हैं और कई मायनों में ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और साथ साथ निकायों में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। और भी उत्तराखंड के कई मुद्दे हैं, खास तौर पर इस वक्त ठंड का जो सीजन शुरू हुआ है, हो सकता है उस मुद्दे को लेकर भी बैठक हो कि आखिर दूर दूर के इलाकों में लोगों की कैसे वहां पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवानी है, या फिर लोगों को कोई दिक्कत ना हो उससे कैसे बचना है। ये तमाम चीजें धनराज गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जो बैठक चल रही है ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। धनराज बताइएगा, ये बैठक चल रही है और कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल शीतल, देखिए आज 12:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी की अध्यक्षता में शुरू की गई है और अभी देखिएगा कि लगभग 3 घंटे बीतने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बैठक कहीं न कहीं जारी है। अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जल्दी उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो उन चुनाव को लेकर कहीं न कहीं इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि अभी हाल ही में राज्यपाल के यहाँ से जो मंजूरी मिली है आरक्षण को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं माना जा रहा था कि जो चुनाव रुके हुए हैं और सिर्फ आरक्षण को लेकर रुके हुए हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं चुनाव का रास्ता भी साफ हो चुका है। और मैं देखेगा कि जो कैबिनेट बैठक है उसमें 12 से भी अधिक जो 1 दर्जन से भी अधिक जो प्रस्ताव है वो रखे गए हैं और इसमें जो है अभी बैठक जारी है। देखने वाली बात होगी कि किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ऊर्जा से जुड़े जो 50% सब्सिडी देने की बात मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी उत्तराखंड के अंदर करते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि वो 50% सब्सिडी किस तरीके से उपभोक्ताओं को दी जाए। और इससे इतना ही नहीं बल्कि शीतकालीन चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर शुरू की गई है, क्योंकि पहली बार शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं। और क्या मुख्य मुद्दे रह सकते हैं? कह रहे कि निकाय चुनाव पर भी कहीं न कहीं आरक्षण देने को लेकर मुहर लग सकती है। क्या ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसकी संभावनाएं क्या है? बिल्कुल शीतल, देखिए आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हाल ही में राज्यपाल के यहाँ से कहीं न कहीं मंजूरी मिली है, तो उसको लेकर मोहर लगना संभव है, क्योंकि आरक्षण को लेकर कहीं न कहीं लगातार जो चुनाव में रोड़ा टिका हुआ नजर आता है सिर्फ आरक्षण का मामला था। लेकिन अब जिस तरीके राज्यपाल के यहाँ से मंजूरी मिली है और अब कैबिनेट में वो फैसला आएगा, तो लाजमी है कि इसको प्रस्ताव पर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी। और इससे कहीं न कहीं जो चुनाव का कहा जाए कि जो चुनाव के बीच में अड़चन पड़ती हुई नजर आ रही थी, वो बाधाएं भी कहीं न कहीं दूर होंगी। देखिए, उत्तराखंड में लगातार जैसे ही ठंड शुरू होती है, बर्फबारी का वहां पर मौसम शुरू हो जाता है, तो लोगों को दिक्कतें होती हैं। रूरल एरिया ज्यादा हैं, गांव के इलाके हैं, संपर्क टूटता है, सड़कें टूटती हैं और बिजली पानी के जैसे बड़े मुद्दे वहां पर जिनसे दिक्कत होती है। क्या इसको लेकर भी कोई विचार विमर्श किया जा सकता है? बिल्कुल शीतल, देखिए मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी लगातार शीतकालीन यात्रा को लेकर सख्त है, तो वहीं कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत ना हो, सर्दी से कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के प्रस्ताव भी कहीं न कहीं इस कैबिनेट में आ सकते हैं और तमाम जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट में आने की संभावना है। और देखिए कुछ समय बाद ही अभी सबके सामने ये तस्वीर होगी कि आखिर कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं और किन किन पर मंजूरी कैबिनेट की मिल चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी तमाम जगहों का दौरा भी करते हुए नजर आते हैं, चाहे हम रेन बसेरों की बात करें या ऐसे चौराहों की बात करें कि जहाँ पर अधिक पर्यटक आते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड के अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए। और उस व्यवस्था को लेकर भी कहीं न कहीं जो बजट है वो मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी की तरफ से दिया जाता है और उसी को लेकर कहीं न कहीं कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से शीतकाल से लोगों को बचाया जाए।
धनराज, केंद्र के साथ समन्वय बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर देखते आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं जिक्र करते हैं कि केंद्र ने उनके साथ पूरा तावन बना के रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह के हालात कभी कभार बनते हैं जो राज्य सरकार की तक सीमित नहीं होता। तो क्या केंद्र भी इस बार के लिए, या जो विंटर सेशन शुरू हो रहा है, वहां पर बर्फबारी शुरू हो रही है, ये तमाम चीजें हैं, उसको लेकर पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ में है? बिल्कुल कुशल, देखिए केंद्र का सहयोग कहीं न कहीं लगातार देखा जाए तो राज्यों को मिलता रहता है। और आप देखिएगा कि चाहे शीतकाल का समय हो, चारधाम यात्रा का समय हो, या अन्य कोई इस तरह की समस्याएं हो, या आपदा के समय की बात करें तो कहीं न कहीं केंद्र हमेशा राज्यों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली के दौरे करते हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ अनुदान लेकर जरूर केंद्र से लौटते हैं। और लगातार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव की बात कहें, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि उनका अलग ही लगाव उत्तराखंड से है, खासकर केदारनाथ से। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं केंद्र से तमाम सहायताएं। धनराज, एक छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगा, मसूरी हो या फिर नैनीताल हो, अक्सर अब लोग वहां का रुख करते हैं, क्योंकि मैदानी इलाके के लोग बर्फ देखने के चक्कर में या तो देहरादून से आगे नैनीताल या मसूरी का रुख करते हैं। ऐसे में वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था हो, टूरिस्ट के लिए व्यवस्था हो या बाकी अन्य चीजें हो, उनको कैसे वहां पर व्यवस्थित किया जाएगा, उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? आपको बता दें कि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और पर्यटक स्थल कई हैं यहाँ पर। चाहे हम नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, धनोल्टी की बात करें, तमाम इस तरह के पर्यटन स्थल हैं। और यहाँ पर यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं न कहीं प्रयास करते रहते हैं। और लगातार देखा भी जाता है कि उन यात्रियों की यातायात की पार्किंग की समस्या का समाधान हो, चाहे अन्य रहने खाने की समस्या का समाधान हो, तमाम समाधान के लिए कहीं न कहीं अधिकारियों को भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धनराज गर्ग हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने इस पूरी कैबिनेट मीटिंग को लेकर जानकारी साझा की है। हालांकि जब मीटिंग खत्म होगी, बैठक खत्म होगी, तो उसके बाद भी हम पूर्ण रूप से आप तक जानकारी पहुंचा पाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम अधिकारियों के साथ अलाव एवं रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईएसबीटी ट्रांसपोर्ट नगर लालपुल के आसपास क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों, निराश्रित एवं बेसहारा में कंबल वितरित किए और इन लोगों का हाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशल क्षेम भी जाना है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के साथ सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी कविल बंसल और एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद थे। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि क्योंकि बारिश हुई है, बर्फबारी, ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कंबल वितरण किया गया है। और इस तरह के जो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नींबू चौड़ स्थित अपने आवास पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक अहम शहर है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में बाहरी लोग आते हैं। हाल के दिनों में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए उन्होंने नगर निगम और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बाहर से कोटद्वार में व्यापार के उद्देश्य से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग मंगल और इतवार बाजार के लिए विशेष तौर से आते हैं। इन सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि शहर में अवैध रूप से व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि यह पहल कोटद्वार के नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होना है। नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में
कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, इनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो ये वीकली बाजार वाले हैं, उनको भी केदारनाथ के नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए की हैं, वो सही समय रहते हुए धरातल पर उतर सकें। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है और जो भी जरूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी, उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां पर इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सुनिए। तो यह देश विकास, हर वर्ग विकास की राह पर आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए जो हमें प्रेरणा दी गई थी, उसी का परिणाम है कि कुरुक्षेत्र में पिछले 5 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन एवं श्रद्धालु गीता महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, इन दिनों पूरा हरियाणा गीतामयी हुआ है। हर जिले में गीता के स्वर गूंज रहे हैं। विभिन्न तीर्थों पर भी गीता महोत्सव की धूम उठ रही है, जो समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है। यह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। इसलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं, हम आपसे यही सहयोग चाहते हैं कि आप इस महान कार्य में हमारा सहयोग करके अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करें। ऐसा आपसे हम सहयोग चाहते हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पावन सरस्वती 10 दंती नदियों के बीच स्थित कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ तीर्थ समय के साथ लगते लुप्त हो चुके हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार और इनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, कृत संकल्पबद्ध है। हम उनके जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची को, जो अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिसकी चर्चा की है और जिसकी चर्चा हमारे केडीवी के मानव सचिव उपेंद्र जी ने भी की है, 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि यह कार्य अभी जारी है और निकट भविष्य में
इस सूची में और भी तीर्थों को जोड़ने की पूरी संभावना है। इरादे मजबूत हों। अब जरा खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सकें। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार गंभीरता के साथ इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारी जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में से आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी लगातार चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार इस कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस बात पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञों को तैनात किया गया है और 53% पद खाली हैं, जिस पर हम लगातार कवायद कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए NHM द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संविदा पर आने वाले विशेषज्ञों के लिए महीनों के पहले और चौथे मंगलवार को हम इंटरव्यू रख रहे हैं। जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। MBBS तो हमारे को मिल जा रहे हैं, पर यार हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी और 53% हमारे जो है अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं। जैसे NHM के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके और यूकोट वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है उसमें हमने इंटरव्यू रखे। तो हम चाहते हैं कि भी वहीं के जो विशेषज्ञ हों प्रायोरिटी बेस पर हम सेलेक्ट करके उनको वहीं तैनाती करें। जैसे आपको पता ही होगा कि विशेषज्ञों की जो एज है, पहले हम 60 ईयर्स में हमारा रिटायरमेंट होता था, अब जो है 65 कर दिया गया है। इसी वजह से कि ताकि हमारे राज्य में विशेषज्ञ की कमी की थोड़ा पूर्ति हो सके। और साथ ही हम लोगों ने जो ये PG बॉन्ड जो हमारा कंपलसरी जो करा है, तो वो भी हमारे राज्य में 5 साल का हो गया। तो अगर मान लो कोई यहाँ से PG करता बाहर का या हमारे यहाँ का, तो कम से कम ये है कि उसको 3 साल में तो PG करेगा और 2 साल। वही पौड़ी में तापमान घटने का सीधा असर अब सड़कों पर भी पड़ रहा है। तापमान में आई भारी गिरावट के कारण शाम ढलने के बाद सड़कें पालग्रस्त हो रही हैं। पालग्रस्त सड़कों पर आवाजाही करते हुए वाहन फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए डीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने अब पालग्रस्त सड़कों पर चूने का छिड़काव करना शुरू कर दिया है, जिससे सर्द मौसम में पालग्रस्त सड़कों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन इलाकों में यहाँ पे पालाग्रस्त क्षेत्रों में एक्सचेंज के माध्यम से जो चूने का छिड़काव किया जाना है या पर्टिकुलर उस पीरियड में जब वहाँ पाला है जो प्रिकॉशंस लिए जाने हैं उसके लिए भी डायरेक्शन संबंधित एक्सचेंज साहिबानों को। इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। पर्यटक पार्क प्रशासन द्वारा जंगल के बीच वनों और वन्य जीवों की निगरानी के लिए बनाए गए वॉच टावरों से अब वनों और वन्य जीवों को निहार सकेंगे। इसके लिए बनाई गई गाइडलाइन को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसी सत्र से यह पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और शासन से भी पार्क प्रशासन को अनुमति मिल चुकी है। निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि उनके द्वारा इन वॉच टावरों को गाइडलाइन के अनुसार पुनः शुरू किया जा रहा है, जिन पर चढ़कर जंगल और वन्य जीवों का शांत माहौल में पर्यटक लुत्फ उठा सकते हैं।
ये बेहद जो है खुशखबरी है हम लोगों के लिए और खासतौर से पर्यटकों के लिए, क्योंकि वॉच टावर पर जाना एक अलग अनुभव होता है और वहाँ से नजरिया बदल जाता है जंगल को देखने का। और इनका जो पूर्व में था लोगों को जाने की इस पर अनुमति होती थी, फिर उसके बाद एक दुर्घटना के कारण ये बंद कर दिया गया था। और हमें काफी समय से इस पर मांग उठा रहे थे विभाग से कि भाई वो वॉच टावर पुनः पर्यटकों के लिए खोले जाएं। और मुझे लगता है कि इससे जो आने वाले पर्यटक हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से जो है जंगल को देख पाएंगे। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जो पर्यटन जोन है वहाँ पर कई वॉच टावर है जिनका इस्तेमाल जो हमारे पर्यटक होते हैं वो देख के वन्य जीवों के अवलोकन के लिए करते हैं। अभी तक वॉच टावर के प्रयोग के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। अभी इस पे एक गाइडलाइंस बनाई गई है कि कैसे उन वॉच टावर का प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उनको सुरक्षित बनाया जा सकता है और कैसे उनको सुदृढ़ किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर बैठ के पर्यटक एक बिल्कुल निष्फिक्र होकर और आराम से वन्य जीवों को किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस किए बिना उन वॉच टावरों से वन्य जीव अवलोकन कर सके। इसका प्लान बनाया गया है और इसको आगे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो वॉच टावर है उनको वहीं उत्तरांचल प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल द्वारा विकासनगर में एक व्यापक आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम कालसी और ब्लॉक सभागार के परिसर में आयोजित हुआ है, जिसमें स्थानीय निवासी, सरकारी अधिकारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए स्थानीय समुदाय को तैयार करने पर जोर दिया गया है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश टोलिया के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने आपदाओं से संबंधित मौतों और क्षति को कम करने में तैयारियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर टोलिया ने कहा, आपदा के बाद के पहले कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और समय पर और प्रभावी कार्रवाई से जीवन बचाए जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा जोखिम प्रबंधन, निकासी प्रक्रियाएं, प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव अभियान और आपातकालीन आश्रय की व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी गई है। हमारे महानिदेशक महोदय श्री DP पांडे जी, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के महानिदेशक के दिशा निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जनपद देहरादून के कालसी तहसील को हमने चुना है और इसमें लगभग 55 से 60 प्रतिभागियों का प्रतिभागिता हुई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आशा वर्कर, ANM, CRD के लोग, पुलिस विभाग के लोग, फायर विभाग के लोग सम्मिलित हुए हैं। और इसका मकसद यही है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपदाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और यहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, बादल फटने की घटनाएं ऊपर से हो रही है। तो इन आपदाओं से कैसे बचा जाए, इनका न्यूज नैनीताल यहाँ पर आई। ट्रेड प्रोफेसर है, उनके द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभाग से जो कर्मचारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया होगा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित जो प्रदेश है और यहाँ मतलब आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाएं आती रहती हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि ये मैक्सिमम जो कार्यक्रम होते हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी द्वारा भी इस कार्यक्रम का खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।